सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 1 की, जिसमें वर्णन है संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र। विस्तार क्षेत्र मतलब ये कहाँ कहाँ लागू होता है, संहिता का नाम मतलब आईपीसी का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है, तो आपको पता है पहले नंबर पे यही बात होगी, क्योंकि आईपीसी की धाराएं पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आईपीसी का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र, यानी वो कहाँ कहाँ लागू होता है, यही जानकारियाँ मिलेंगी हम लोगों को। जैसे हम लोगों ने भारतीय संविधान पढ़ा था, तो वहाँ भी सबसे पहले चाहे वह अनुसूची की बात करें, अनुच्छेद की बात करें या भाग की बात करें, तो वहाँ भी यही चीज़ का वर्णन था। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की बात हो रही थी, तो यहाँ पर आईपीसी का है तो आईपीसी की बात होगी सबसे पहले। जैसे हमारी नोटबुक होती है तो सबसे पहले पन्ने पर अपना नाम लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आईपीसी की नोटबुक है तो सबसे पहले आईपीसी अपना नाम लिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 2 की। तो धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराध जिनकी सज़ा आईपीसी के अनुसार होगी अन्यथा नहीं, इस चीज़ का वर्णन है। मतलब ये समझिए कि अगर कोई भी अपराध किया जाता है, तो अगर उसका वर्णन या फिर उसके दंड का वर्णन आईपीसी में है तो ही सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कोई नया अपराध आ जाता है तो आईपीसी में, जाहिर सी बात है नया अपराध है तो आईपीसी में वर्णित नहीं होगा तो सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले याद करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए धारा 2 की बात हो रही है, 2 मतलब दूसरे की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि कोई दूसरा अपराध है, कोई दूसरा अपराध जो कि आईपीसी में वर्णित नहीं है तो उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। अगर कोई दूसरा अपराध नहीं है तो सज़ा मिलेगी। तो दूसरा फॉर धारा 2, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 2 में किस चीज़ का वर्णन है, कि भारत के भीतर किए गए ऐसे अपराध जिनका आईपीसी में वर्णन है तो सज़ा मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे दूसरे अपराध जिनकी सज़ा आईपीसी के अंतर्गत नहीं दी जाती है। तो ऐसा समझिए कि जो आईपीसी था वो 1860 में आया था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता था, तो पैसे जो चोरी होते थे ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, है ना। तो उस टाइम पे आईपीसी में जो था ये अपराध वर्णित नहीं था। तो अगर कोई उस टाइम पे क्राइम करता है तो आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक कि आईपीसी में यानी भारतीय दंड संहिता में उस अपराध के लिए दंड वर्णित ना हो जाए। ठीक है, तो समझ गए होंगे, कोई नया अपराध आता है तो उसको आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कि आईपीसी में उसको जोड़ा ना जाए। साथ ही साथ कुछ अपवाद भी हैं कि जिनके ऊपर ना तो सिविल ना ही दीवानी मामला चलता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के कोई भी ऐसे अधिकारी जो आईएफएस सेवा में हो, ठीक है, या फिर आईएफएस सेवा के सदस्य या दूसरे देश के राजदूत या राजनयिक या भारत के राजदूत या राजनयिक। ठीक है, साथ ही साथ विदेशी सेना, इनके ऊपर जो है ये चीज़ें लागू नहीं होती, मतलब आईपीसी के अनुसार इनको सज़ा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनवाया था, तो उनको जो है आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ पर रह रहे थे तो जाहिर सी बात है भारत सज़ा तो नहीं दे पाया था, लेकिन जो नेशनल हाईवे 24 था उसमें पत्थर जरूर रखवाए थे। ठीक है, पत्थर डलवाए थे उसमें, लेकिन सज़ा नहीं दी जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 3 की। तो धारा 3 में भारत के सीमाओं के बाहर किए गए अपराध का वर्णन है। मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी अपराध है जो भारत की सीमा के बाहर किया गया है उसे ऐसा माना जाता है कि वह अपराध कहाँ किया गया है, भारत में ही किया गया है। ठीक है, यानी भारत की सीमा के बाहर भले ही वह अपराध किया जाता है लेकिन माना यही जाता है कि वो अपराध भारत में किया गया है। और साथ ही साथ ऐसा समझिए कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है, ठीक है, भारत का नागरिक है, किसी दूसरे देश में जाकर अपराध करता है तब भी उसको जो सज़ा है कैसे मिलेगी, आईपीसी के अनुसार मिलेगी। तो इसको याद करते हैं कि भारत की सीमाओं के बाहर किए गए अपराध को ये वर्णन है धारा 3 में। तो धारा 3 में 3 शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत की सीमाओं के बाहर का अपराध। सीमा की बात हो रही है, तो आपको पता है सीमा यानी बाउंड्री लाइन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जल, थल और वायु। ठीक है, 3 प्रकार की सीमाएं हो गई ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 3 में किस चीज़ का वर्णन है, भारत की सीमाओं के बाहर किए गए अपराध का। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे अपराध होते हैं भारत की सीमाओं के बाहर, तो उनको दंड किसके अंतर्गत मिलती है, हमेशा आईपीसी के अंतर्गत ही मिलती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 में वर्णन है भारतीय क्षेत्र, कैसे क्षेत्र, राज्यातीत क्षेत्र। ठीक है, भारतीय राज्यातीत क्षेत्र भी बोल सकते हैं आप। तो इसको राज्यातीत क्षेत्र क्या कहलाता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी भारत का रजिस्टर्ड वायुयान है, यानी हवाई जहाज है या फिर जलयान है, ठीक है, जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई भी मान लीजिए किसी भी देश में वो जलयान चला गया है, तो अगर उसके अंदर कोई भी क्राइम होता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि वो क्राइम कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। ठीक है,
है, और जाहिर सी बात है अगर भारत में क्राइम माना गया है तो उसको सजा भी कैसी दी जाएगी, आईपीसी के अनुसार दी जाएगी। तो यही राज्यातीत क्षेत्र होता है, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड जलयान या फिर वायुयान अगर कोई भी दूसरे देश में है फिर भी उसको ऐसा माना जाता है कि वो क्षेत्र क्या है, भारत का राज्यातीत क्षेत्र है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर देखिए वायुयान लिखा हुआ है। वायुयान मतलब हवाई जहाज, ठीक है। आपको पता है हवाई जहाज क्या करता है, उड़ता है। कैसे उड़ता है, फुर से, है ना। ऐसा बोल सकते हैं ना कि हवाई जहाज जो है वह फुर से उड़ता है। फुर फुर क्योंकि चिड़िया भी उड़ती हैं, तो फुर फॉर फोर आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि धारा 4 में किस चीज़ का वर्णन है, रजिस्टर्ड जलयान या फिर वायुयान के संबंध में, यानी राज्यातीत क्षेत्र के संबंध में यहाँ पर अपराधों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला है धारा 5, जिसमें कुछ अपवादों की बात की गई है। कुछ अपवाद कैसे, जैसे मान लीजिए सेना के अधिकारी हैं तो उनको आईपीसी के अंतर्गत कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। किनके अंतर्गत दी जाएगी फिर उनको सज़ा, उनको दी जाएगी सैनिक न्यायालय के अंतर्गत, या फिर सेना अधिनियम बोला जाता है। सेना अधिनियम 1950 में लागू हुआ था, तो उसी के अंतर्गत उनको सज़ा दी जाएगी। ऐसे ही जो विद्युत चोरी होती है, ठीक है, तो उनको भी आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जाती है, वो विद्युत अधिनियम के अंतर्गत उनको सज़ा मिलती है। तो ये कुछ अपवाद हैं जिनको आईपीसी के अंतर्गत वर्णित नहीं किया गया है। तो ये याद रखने के लिए आप ऐसा समझिए कि 5 में शब्द क्या लिखा हुआ है, वाइफ, ठीक है। और आपको पता है घर में वाइफ अगर कुछ भी करें तो वो एक मतलब कि अपवाद हो जाता है। अगर पुरुष करता है कुछ, अगर कोई भी मान लीजिए तोड़फोड़ कर देता है घर में, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर गुस्सा होगा। लेकिन अगर घर में कोई मतलब महिलाएं करती हैं या फिर कोई वाइफ करती हैं तो उनके ऊपर वो अपवाद होता है, मतलब उनके ऊपर अब कोई शोर नहीं कर सकता या फिर उनको कोई डांट नहीं सकता। तो एक अपवाद केस बन गया ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इसमें कुछ अपवादों का वर्णन, यानी धारा 5 में कुछ अपवादों का वर्णन किया गया है, वाइफ और 5, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अध्याय 1 खत्म हो जाता है। आईपीसी में कुल 23 अध्याय हैं और 5 ये जो है अलग से है। जैसे कि भारतीय संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वैसे गिनती के अनुसार कितने भाग होते हैं, 25 भाग होते हैं ना। 4 का बढ़ जाता है, 9 का बढ़ जाता है और 14 का बढ़ जाता है, तो ये 3 बढ़ के 25 हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वैसे अध्याय जो है कितने हैं, 23 हैं, लेकिन 5A जो है अलग से है। तो यहाँ पर अध्याय 1 खत्म हो जाता है धारा 5 से और स्टार्ट होता है धारा 6 से अध्याय 2। मैं आपको बता दूं कि अध्याय 2 में धारा 6 से धारा 52 तक के आते हैं और इनमें केवल और केवल परिभाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें केवल परिभाषाओं की बात की जाएगी, तो उनको हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो बात कर लेते हैं धारा 6 की। तो धारा 6 में वर्णन है कुछ उपबंधों का, जिसमें जैसे कि कब अपराध नहीं होगा इस चीज़ की बात कही गई है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी की नीम की दातून तोड़ लेता है, तो ठीक है, तब ये अपराध नहीं माना जाएगा, ये तुच्छ अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा समझिए कि ये अपराध नहीं होगा। अगर कोई भी मतलब रिपोर्ट लिखवाता भी है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो छोड़ने में 6 शब्द आपको मिल जाएगा, यानी 6 शब्द। तो याद रखिएगा धारा 6 में किस चीज़ का वर्णन है, कुछ उपबंधों का। कौन से उपबंध का, यानी कब चीज़ें अपराध होंगी, कब चीज़ें अपराध नहीं होंगी, इस चीज़ की परिभाषा का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 8 की। तो धारा 8 में लिंग की परिभाषा का वर्णन किया गया है। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो रही है। मतलब आईपीसी के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग इनको नहीं माना जाता है। आईपीसी के अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को एक माना जाता है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि लिंग में शब्द लिखा हुआ लिंक, लिंक समझ रहे ना, जैसे यूट्यूब से आप लिंक जनरेट करते हो, ठीक है, शेयर करने के लिए। तो लिंक का अगर आप सिंबल देखोगे ना तो देखने में आपको 8 जैसा दिखेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 8 में किस चीज़ का वर्णन है, लिंग का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 9 की, जिसमें वर्णन है वचन का। वचन मतलब आईपीसी के अंतर्गत एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही हैं। मतलब अगर ऐसा माना जाता है कि उसने अपराध किया या फिर वह अपराधी है, तो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया है, बल्कि वहाँ पर जितने भी अपराधी हैं सबके लिए बोला गया है। मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों में कोई भी अंतर आईपीसी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ठीक है। तो वचन में एक शब्द लिखा हुआ वॉच, वॉच करना मतलब देखना होता है। देखते किसे हैं, आँखों से, और आँखों को नैन भी बोलते हैं। तो नैन में आपको 9 शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा धारा 9 में यानी धारा 9 में किस चीज़ का वर्णन है, वचन का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 10 की। तो धारा 10 में वर्णन है स्त्री और पुरुष से संबंधित परिभाषा का। मतलब जो आईपीसी है उसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। साथ ही साथ स्त्री का क्या मतलब होता है, स्त्री का मतलब कानून के अंतर्गत किसी भी आयु की महिला की बात की जाएगी, ठीक है। मतलब चाहे वह 4 साल के हो, 10 साल या फिर 20 साल या 50 साल, स्त्री का मतलब
किसी भी आयु की महिला, और साथ ही साथ पुरुष का मतलब भी होता है किसी भी आयु का पुरुष। वहाँ पे बच्चा बोलना जरूरी नहीं है, अगर पुरुष बोला गया है तो वह किसी भी आयु का हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए 10 को 10 बोलते हैं, 10 को कर लेते हैं ट्रेन। ठीक है, और स्त्री की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रेन और स्त्री से संबंधित आपने एक चुटकुला सुना होगा कि मतलब जो स्त्रियां होती हैं वो तैयार होने में ज़्यादा समय लगाती हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि भारत की ट्रेन और यहाँ की महिलाएं यानी स्त्रियां जो हैं दोनों ही लेट हो जाती हैं कहीं जाती हैं तो। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्रेन और स्त्रियों की चर्चा एक ही जैसे की जाती है। तो याद रखिएगा ट्रेन यानी 10 की बात हो रही है, तो धारा 10 में किस चीज़ का वर्णन है? स्त्री और पुरुष से संबंधित परिभाषाओं का। मैंने आपको बता ही दिया, स्त्री मतलब किसी भी आयु की महिला और पुरुष मतलब किसी भी आयु का पुरुष। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 11 की, जिसमें वर्णन है व्यक्ति की परिभाषा। व्यक्ति मतलब कोई भी आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, कोई निकाय भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी या कारखाना भी हो सकता है। सब के सब व्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए जाते हैं। तो व्यक्ति को याद करना है तो ऐसा याद रखिए कि व्यक्ति की बात हो रही मतलब इंसान। तो ठीक है, व्यक्ति को इंसान कर लेते हैं यहाँ पर, और 11 को कर लेते हैं यारा। ठीक है, यारा मतलब दोस्त। तो जाहिर सी बात है इंसान के मतलब व्यक्ति ही व्यक्ति का यार बनता है, दोस्त बनता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 11 में किस चीज़ का वर्णन है? व्यक्ति की परिभाषा का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 12 की। तो धारा 12 में लोक, समुदाय और वर्ग की परिभाषा का वर्णन है। तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि वर्ग में वारा शब्द आपको मिल जाएगा ना, वर्ग, वारा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 12 में किस चीज़ का वर्णन है? वर्ग का वर्णन है, और वर्ग देखते ही आप ऑप्शन क्लियर कर लोगे। तो याद रखिएगा धारा 12 में लोक, समुदाय और वर्ग की परिभाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे धारा 14 की, जिसमें सरकार के सेवक का वर्णन किया गया है। ठीक है, सरकार के सेवक कौन होंगे? जो कि सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर सेवक की बात हो रही है। सेवक को चेला भी बोलते हैं ना, तो चेला को चेरा। ठीक है, चेरा, चेरा फॉर 14 आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा धारा 14 में किस चीज़ का वर्णन है? सरकार के सेवक का वर्णन है। दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर देखिए 14 में फोर्ट शब्द लिखा हुआ है। फोर्ट मतलब किला, और आपको पता ही है किला किसी राजा महाराजा का होता है और वहाँ पर बहुत सारे सेवक लगे होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 17 की। तो धारा 17 में सरकार की परिभाषा का वर्णन है। सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सरकार की बात हो रही है और धारा 17 लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सरकार या फिर सत्ता, सत्ता किसके हाथ में होती है? तो आप बोलेंगे सरकार के हाथ में होती है ना। पूरी की पूरी सत्ता सरकार के हाथ में होती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे सत्ता से 17 और सरकार। तो याद रखिएगा धारा 17 में किस चीज़ का वर्णन है? सरकार की परिभाषा का, क्योंकि सत्ता किसके हाथ में होती है? सरकार के हाथ में होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 18 की, जिसमें भारत की परिभाषा है। ठीक है, तो भारत की परिभाषा मतलब भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या स्थिति है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर भारत याद कर लेते हैं तो आसानी से कवर हो जाएगा। तो भारत में एक शब्द लिखा हुआ है भार। भार मतलब वजन। तो जाहिर सी बात है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वजन लाद दिया जाए, बहुत ज़्यादा भार रख दिया जाए, तो उसको वह हटाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर उसके ऊपर वजन रख दिया गया किसी के द्वारा, तो अब उसको वह हटा रहा है। हटा रहा है फॉर 18 आपको याद आ जाएगा, हटा रहा, 18। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 18 में किस चीज़ का वर्णन है? भारत की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 19 की, जिसमें न्यायाधीश की परिभाषा का वर्णन है। न्यायाधीश कौन होगा? जो कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध होगा, वही न्यायाधीश होगा। तो न्यायाधीश जिसको जस्टिस भी बोलते हैं ना, तो जस्टिस में शब्द लिखा हुआ है जस्ट आइस। आइस मतलब, ठीक है, यहाँ पर आइस शब्द से ही आप कवर कर लोगे 19, आइस 19, 19 में भी आइस शब्द आपको मिल जाएगा ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि जस्टिस यानी न्यायाधीश की बात किसके अंतर्गत की गई है? धारा 19 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, अब न्यायाधीश की बात की गई है तो जाहिर सी बात है न्यायालय की भी बात की जाएगी, क्योंकि न्यायाधीश न्यायालय में बैठेंगे। तो जस्ट 19 के बाद जो धारा 20 है उसमें न्यायालय की बात की गई है। तो आसानी से आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक आईपीसी के यानी इंडियन पेनल कोड के 20 सेक्शन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अगला पॉइंट है धारा 21, जिसमें वर्णन है लोक सेवक के परिभाषा की।
तो याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर लोक सेवक यानी लोगों की सेवा करने वाला। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि आम आदमी की सेवा करेगा, लोगों की सेवा करेगा, तो जाहिर सी बात है जो उसका स्थान है लोगों की नज़र में एक ईश जैसा होगा, एक भगवान जैसा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि लोगों की सेवा कर रहा है, इसलिए उसका स्थान एक ईश जैसा है। तो एक ईश फॉर 21। तो याद रखिएगा धारा 21 में किस चीज़ का वर्णन है? लोक सेवक की परिभाषा का। साथ ही साथ एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन लोक सेवक होते हैं और कौन लोक सेवक नहीं होते हैं। तो कुछ पॉइंट वो भी हैं, तो उनको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि जो सेना के आयुक्त ऑफिसर होते हैं वो लोक सेवक होते हैं। साथ ही साथ न्यायाधीश, निर्वाचन संबंधी अधिकारी या फिर लोक स्वास्थ्य, लोक क्षेत्र या लोक सुविधा से जुड़े हुए अधिकारी और होमगार्ड, ये सब लोक सेवक होते हैं। होमगार्ड के बारे में एक वाद था जो कि रमेश बालाकृष्णन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के संबंध में था, जिसमें बोला गया था कि होमगार्ड जो है वो लोक सेवक होते हैं। साथ ही साथ होमगार्ड से संबंधित जो सबसे लास्ट में एक वाद हुआ था जो कि सबसे ज़्यादा परमेश्वर रहा था, तो वो था आपका बिपिन वर्सेस केरल सरकार। ये सबसे ज़्यादा मान्य था, ये भी होमगार्ड के बारे में था। तो बताया गया था कि होमगार्ड जो होते हैं वो लोक सेवक होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विधायक लोक सेवक होते हैं कि नहीं, तो विधायक लोक सेवक नहीं होते हैं। इसके संबंध में एक वाद था RS नायक वर्सेस AR अंतुले, ठीक है। तो इस वाद में कहा गया था कोर्ट द्वारा कि विधायक जो हैं वो लोक सेवक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वह राजकोष से वेतन प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विधायक लोक सेवक नहीं होते हैं। अच्छा, तो सांसद लोक सेवक होते हैं कि नहीं? तो सांसद लोक सेवक होते हैं। सांसद यानी मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। ऐसा बोला गया था M करुणानिधि के मामले में कि ये लोक सेवक माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि कोतवाल हो गए, पुलिस हो गए, सरकारी डॉक्टर हो गए या फिर अध्यापक हो गए, वित्त इकट्ठा करने वाले कर्मचारी हो गए, तो ये लोक सेवक होते हैं कि नहीं? तो ये लोक सेवक होते हैं। साथ ही साथ सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी लोक सेवक होते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि नगर पालिका पार्षद, ग्राम प्रधान यानी सरपंच की बात होती है, या फिर जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं ये लोक सेवक नहीं होते हैं। ये बोला गया था रमेश बालाकृष्णन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के वाद में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी केस में न्यायालय की मदद करता है ना, तो फिर वह लोक सेवक माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है। तो ऑप्शन में आपके सामने पुलिस होगा, सरकारी डॉक्टर होगा, अध्यापक होगा, और फिर दे दिया जाएगा कि जिला पंचायत का सदस्य। तो सही जवाब क्या होगा कि जिला पंचायत का जो सदस्य वो लोक सेवक नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 22 की। तो धारा 22 में वर्णन है जंगम संपत्ति की परिभाषा की। जंगम संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। चल मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, ऐसी संपत्ति के बारे में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए धारा 22 में शब्द आपको मिल जाएगा भैंस। 22 भैंस, आपको पता है जो भैंस होती हैं वो भी एक संपत्ति की तरह ही होती हैं, है ना। लेकिन भैंस जो होती है वो एक प्रकार की जंगम संपत्ति भी है। क्यों? क्योंकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो भैंस से आप याद कर सकते हैं कि भैंस एक प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो याद रखिएगा धारा 22 में किस चीज़ का वर्णन है? जंगम संपत्ति का, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का। याद रहेगा ना, बहुत ही फनी है इसलिए आपको ये नहीं भूलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 24 की, जिसमें वर्णन है बेईमानी का, ठीक है। बेईमानी कैसी? जो कि दोषपूर्ण लाभ के लिए की गई हो। ये मैं आपको बता दूं यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो धारा 24 है उसके अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन है। तो सही जवाब होगा बेईमानी की परिभाषा का, ठीक है। तो याद करना आसान है क्योंकि बेईमानी में शब्द लिखा हुआ है बाई और मानी। तो कर लेते हैं बाई माइनस, ठीक है। बेईमानी बाई माइनस, तो बाई में माइनस करना है। बाई जो है आपको पता है कि अगर अल्फ़ाबेट में स्थान देखें तो किस नंबर पे आता है? तो आप बोलेंगे 25 नंबर पे आता है, ठीक है। 26 में जेड आता है। अब माइनस की बात हो रही है कि बाई में माइनस करेंगे, यानी 25 में माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए कोई अंक भी तो चाहिए, जीरो तो माइनस कर नहीं सकते। तो पहला अंक आएगा 1, तो बाई में 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 24, यानी 25 माइनस 1 24। तो आपको याद आ जाएगा कि धारा 24 में किस चीज़ का वर्णन है? बाई माइनस का, यानी बेईमानी का। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धारा 25 की। तो धारा 25 में वर्णन है कपट का। कपट मतलब धोखे के साथ जिसमें क्षति हुई हो, ठीक है। तो याद करना आसान है क्योंकि जो कपट करता है उसको क्या बोलते हैं? कपटी बोलते हैं ना। कपट करने वाला कपटी। तो कपटी में शब्द लिखा हो लास्ट में पट्टी। पट्टी को कर लेते हैं पत्ती। पत्ती से आपको याद आ जाएगा 25, 32, 25। तो याद रखिएगा धारा 25 में किस चीज़ का वर्णन है? कपटी का, कपटी फॉर कपट का, ठीक है। याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे धारा 29 की, जो कि महत्वपूर्ण है और इसमें वर्णन है दस्तावेज की परिभाषा की। अच्छा, दस्तावेज क्या होता है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बैंक चेक या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर सभी सरकारी कागज जो कि किसी भी कार्य से संबंधित हो या फिर किसी भी कार्य में संलग्न किए जा सकें, वो सब क्या बोले जाते हैं? दस्तावेज बोले जाते हैं। ठीक है, तो याद करना आसान है क्योंकि दस्तावेज में शब्द लिखा हुआ है डस्टा, डस्ट की बात। डस्ट मतलब क्या होता है? धूल, है ना। डस्ट होता है धूल, और धूल क्या होती है? उड़ती है। तो उड़ती फॉर 29, उड़ती 29। तो याद रखिएगा धारा 29 में किस चीज़ का वर्णन है? दस्तावेज का वर्णन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है धारा 33, जिसमें वर्णन है कार्यलोप का। कार्यलोप का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कार्य मान लीजिए किसी की जिम्मेदारी में दे दिया गया, अब वो उस कार्य को वैसा ना करे बल्कि उल्टे तरीके से करे। मतलब ऐसा समझिए कि अगर कोई भी पुलिस है, किसी भी मुजरिम को उसने पकड़ा और अब क्या कर रहा है? मुजरिम के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए हो सकता है वो मुजरिम ना हो, लेकिन उसने अपने शक के हिसाब से पकड़ा, अब उसको लगा पीटने, तो ये गलत है, ये कार्य का लोप माना जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल पकड़ सकता है, पूछताछ कर सकता है, मारपीट नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी। ठीक है, तो ये कार्य का लोप होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति कार्य का लोप करता है तो जाहिर सी बात है उसको डरने की ज़रूरत है। डरेगा मतलब थर थर कांपेगा अगर उसने कार्यलोप किया है। तो थर थर फॉर 33। तो याद रखिएगा धारा 33 यानी 33 में किस चीज़ का वर्णन है? कार्यलोप का वर्णन है। कार्यलोप मतलब जिस तरीके से कार्य करना चाहिए था उसने नहीं किया बल्कि उल्टा काम किया। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 34 की। तो धारा 34 में वर्णन है सामान्य आशय का। सामान्य आशय मतलब कॉमन इंटेंशन। जैसे मान लीजिए कोई भी एक दोस्त है, वो अपराध करने जा रहा है, उसी के साथ दूसरा दोस्त भी साथ उसके हो लिया, तो दोनों के कॉमन इंटेंशन हो गए। ठीक है, एक जैसे आशय हो गए, सामान्य आशय हो गए। तो सामान्य आशय से जुड़ा हुआ नॉर्मल जिंदगी में एक परिभाषा मैं आपको देता हूँ, वो है चींटियाँ। आपने देखा होगा जो चींटियाँ होती हैं उनके कॉमन इंटेंशन होते हैं, सामान्य आशय होते हैं। वो एक ही काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी मतलब कि बिल बनाना है तो वो क्या करती हैं? साथ ही साथ इकट्ठा मिलके वो काम को करती हैं। कहीं भी मान लीजिए शक्कर रखा हुआ है तो सभी एक एक शक्कर ले जाएंगी, एक लाइन से जाएंगी, कॉमन इंटेंशन होता है उनका। तो चींटी से आपको 34 याद आ जाएगा। चींटीस 34। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चींटी है कॉमन इंटेंशन का एक उदाहरण है। तो धारा 34 में किस चीज़ का वर्णन है? कॉमन इंटेंशन का, यानी सामान्य आशय का। ठीक है, साथ ही साथ आपको दो चीज़ें समझना और जरूरी है जो कि धारा 34 से संबंधित वाद हैं। एक वाद था भूप सिंह वर्सेस पंजाब सरकार, जो कि 1977 का है। इसमें बोला गया था कि योजना घटना के दौरान भी बन सकती है। मतलब जरूरी नहीं कि पहले से प्रिपेयर होके आए हो दोनों लोग। ठीक है, मतलब जो दोस्त साथ में है वो पहले से प्रिपेयर हो, घटना के दौरान भी योजना अगर बनती है तब भी सामान्य आशय माना जाएगा। एक केस था वारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1924। इसमें बोला गया था कि आश्रय की पूर्ति के लिए खड़े रहना भी अपराध होता है या फिर कॉमन इंटेंशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी दोस्त किसी को पीट रहा है, ठीक है, अंदर, और कोई दूसरा दोस्त जो है वो गेट पे खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है कि देख रहा है, और सामने जो है मतलब अंदर आश्रय जो है वो पूरा हो रहा है, मतलब पिटाई तो हो रही है, वो सामने देख रहा है कि कोई भी व्यक्ति आ तो नहीं रहा है, तो उसका भी कॉमन इंटेंशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं धारा 40 की, जिसमें वर्णन है अपराध के परिभाषा की। अपराध क्या होता है? तो आप बोलेंगे जो कानून या फिर विधि के संगत ना हो। ठीक है, जो कानून और विधि द्वारा मान्य ना हो वो सब अपराध हैं। तो अपराध से संबंधित 40 याद करना है। तो 40 में एक शब्द लिखा हुआ है फोड़ती। ऐसा समझिए कि किसी का कोई सर फोड़ रहा है या फिर कार का शीशा फोड़ रहा है, कुछ भी फोड़ रहा है, तो एक अपराध ही है। तो अपराध की परिभाषा में क्या आएगा? अगर किसी को तोड़ना फोड़ना है तब भी। तो ऐसे याद रखिएगा कि 40 में किस चीज़ का वर्णन है? अपराध की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 41 की, जिसमें वर्णन है विशेष विधि का। विशेष विधि मतलब स्पेशल लॉ। जैसे कि आपको पता है बिजली चोरी से संबंधित बिजली अधिनियम एक अलग लॉ है। ठीक है, ऐसे ही रेलवे अधिनियम भी है। अगर रेलवे में बिना टिकट के आप चढ़ते हो तो उसके लिए भी एक अलग लॉ है। तो ये अलग है, आईपीसी के अनुसार इनको सज़ा नहीं मिलती है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि 41 में शब्द लिखा हुआ है एक ताली। एक ताली बजाना, और एक ताली किसके लिए बजती है? कोई अगर विशेष व्यक्ति आए तब। तो विशेष से आपको याद आ जाएगा विशेष विधि। तो याद रखिएगा धारा 41 में किस चीज़ का वर्णन है? विशेष विधि का, यानी विशेष अर्थात स्पेशल लॉ के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 45 की, जिसमें वर्णन है लाइफ का, यानी जीवन का, जिंदगी का। बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि 45 में 45 शब्द लिखा हुआ है। पिता,
पिता और माता ही हमको ज़िंदगी देते हैं, हमको जीवन देते हैं। आपको ये चीज़ पता है। तो पिता फॉर 45, तो याद रखिएगा धारा 45 में किस चीज़ का वर्णन है? जिंदगी के यानी जीवन का। इसके संबंध में एक बात भी कही गई थी, एक वाद में जो था श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार के बीच में। उसमें बोला गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जी रहा है तो जीने का अधिकार तो है, लेकिन मरने का अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि उसके साथ और लोगों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 46 की, जिसमें वर्णन है मृत्यु का। ठीक है, मृत्यु की बात की गई है, मृत्यु की परिभाषा की बात की गई है। तो मृत्यु से संबंधित आपने सुना होगा काल की काली छाया, बोलते हैं ना कि उसके ऊपर काली छाया मंडरा रही है, यानी उसके काल नज़दीक हैं। तो काली छाया, छाया फॉर 46, तो याद रखिएगा कि धारा 46 में किस चीज़ का वर्णन है? मृत्यु का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धारा 49 की, जिसमें वर्णन है वर्ष, मास, इन सब चीज़ों की, मतलब साल और महीनों के बारे में। आपको पता होगा कि ये जो चीज़ गिनी जाती है आईपीसी के अंतर्गत, ये गिनी जाती है ग्रेगरियन कैलेंडर के अंतर्गत, जिसको बोला जाता है ब्रिटिश कैलेंडर। उसी के अनुसार अदालत में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ष शब्द लिखा हुआ है। वर्ष को क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं। ईयर मतलब कान भी तो होता है, और कान में ऊंचा भी सुनते हैं लोग, है ना, कान में ऊंचा भी सुनते हैं, तो ऊंचा फॉर 49। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 49 में किस चीज़ का वर्णन है? ईयर का वर्णन है। ईयर मतलब वर्ष का वर्णन है। ठीक है, तो याद आ जाएगा आपको कि वर्ष और मास का वर्णन धारा 49 में किया गया है। ठीक है, ट्रिक बनाने में बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रिक अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ फुल सपोर्ट करिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। तो अब हम लोग बात करते हैं धारा 51 की। धारा 51 में वर्णन है शपथ का। शपथ के बारे में आपको पता होगा कि पहले कोर्ट में क्या होता था कि गीता, कुरान, इन सब से शपथ दिलवाई जाती थी ना, कि मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब क्या हो गया कि शपथ अधिनियम 1973 के अंतर्गत गीता, कुरान को ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब इनमें शपथ नहीं दिलाई जाती, बल्कि एक शपथ पत्र सिग्नेचर करवाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। याद करने के लिए ऐसा याद कर सकते हैं कि 51 में शब्द लिखा हुआ है आचवन। ठीक है, या फिर इंकहावन, तो हवन शब्द आपको मिल जाएगा। तो आचमन करते हैं या फिर हवन करते हैं, तो इन सब में शपथ लेते हैं ये कि हम मतलब बुरे काम नहीं करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ये सब चीज़ें शपथ से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 51 में किस चीज़ का वर्णन है? शपथ का वर्णन है। दूसरा तरीका भी है कि आप शपथ में सिग्नेचर करते हैं, तो 51 में इंक आवन शब्द लिखा हुआ, यानी इंक आ गया है ना। पहले केवल हाथ रख के कसम कर खाते थे, लेकिन अब इंक का प्रयोग करते हैं, तो इंक फॉर 51। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धारा 52 की, जिसमें वर्णन है सद्भावना के परिभाषा की। सद्भावना मतलब ध्यान व सतर्कता सहित। ठीक है, ऐसा समझिए, मतलब भावना तो अच्छी है, लेकिन ध्यान और सतर्कता भी उसमें होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप किसी मुजरिम के ही सहायता कर रहे हों। साथ ही साथ धारा 52A में बोला गया है संश्रय की परिभाषा का। संश्रय मतलब अपने आश्रय में समझिए किसी भी अपराधी को कोई ले रहा है, साथ ही साथ उसको भोजन या फिर पेय पदार्थ, वस्त्र या फिर हथियार उपलब्ध करवा रहा है। तो इसके संबंध में भी बताया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि 52 में शब्द लिखा हुआ है भवन, 52 भवन, और अब यहाँ पर देखिए सद्भावना में लास्ट में शब्द क्या लिखा हुआ है? भावना, तो भावना को भवन कर लेते हैं, तो भवन से 52 क्लियर हो जाएगा ना ये। और संश्रय को कर लेते हैं आश्रय, क्योंकि यहाँ पर आश्रय की भी बात हो रही है कि किसी को आश्रय देना, भोजन देना, पानी देना, ये सब चीज़ें तो भवन में ही आश्रय देते हैं, तो भवन फॉर 52। तो ऐसे याद रखिएगा धारा 52 में सद्भावना की परिभाषा और धारा 52A में संश्रय की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने धारा 22 से धारा 52 तक के सभी महत्वपूर्ण जो भी आईपीसी की धाराएं थी उनको याद किया है। तो अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है धारा 53, जिसमें बात की गई है दंड के प्रकार की। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 53 में शब्द लिखा हुआ है तड़पन, और आपको पता है अगर किसी को दंड दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो तड़पेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 53 में किस चीज़ का वर्णन है? दंड के प्रकार का वर्णन है। ठीक है, अगर बात करें दंड की कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृत्यु दंड, जिसके संबंध में बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब सरकार द्वारा एक मामला हुआ था, जिसमें बोला गया था कि गंभीर से गंभीर आरोप पर ही या फिर गंभीर से गंभीर मामले पर ही मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है आजीवन कारावास, मतलब पूरी उम्र कारावास।
तीसरा होता है कारावास, जिसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो साधारण कारावास होता है और दूसरा होता है साश्रम यानी मेहनत के साथ कारावास। अगर कारावास में है तो वहाँ पर उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी और साधारण वाले में मेहनत नहीं करनी पड़ती। चौथा जो होता है दंड का प्रकार वो होता है संपत्ति का समापहरण, मतलब संपत्ति का जब्तीकरण, ठीक है। फिर पांचवा जो होता है वो होता है जुर्माना या फिर अर्थदंड। तो ये 5 प्रकार होते हैं दंड के। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है धारा 54, जिसमें वर्णन है मृत्युदंड का लघुकरण। मृत्युदंड का लघुकरण मतलब क्या है, जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली हुई है ना, तो उसके अंतर्गत वो चाहे तो किसी की फांसी की सज़ा को कम कर सकते हैं। तो अच्छा आप कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। ठीक है, मैंने आपको सभी अनुच्छेद ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करवा दिए हैं, तो उम्मीद है आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मृत्युदंड का लघुकरण मतलब मृत्युदंड को कम कर दिया जाए, अर्थात किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको कम कर दिया जाए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि दंड 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मृत्युदंड, उसके बाद आजीवन कारावास, फिर कारावास जो कि साश्रम और साधारण था, उसके बाद संपत्ति का समापहरण और जुर्माना अर्थदंड, ये पांचवा था। तो अगर मृत्युदंड का लघुकरण करेंगे यानी मृत्युदंड को कम करेंगे तो कितनी सजाएं बचेंगी, 4 बचेंगी। मतलब मृत्युदंड के लघुकरण में 5 में से 4 सजाएं दी जा सकती हैं। एक तो मृत्युदंड ही है तो 5वां हटा देंगे तो 5 में से 4 सजा दी जा सकती है अगर मृत्युदंड का लघुकरण करेंगे तो 5 में से 4 तो 5 और 4 यानी 54। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 54 में किस चीज़ का वर्णन है, मृत्युदंड के लघुकरण का। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज तक इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। वही हाल है कि हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं, तो कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया। आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 63 की। तो धारा 63 में वर्णन है जुर्माने की रकम की। इसके संबंध में बोला भी गया है कि जो जुर्माने की रकम है वो दोनों पक्षों को देखकर निर्धारित की जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी अमीर व्यक्ति के ऊपर 5 रुपए का जुर्माना लग जाए और किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लग जाए, ठीक है। तो ये जुर्माने की जो रकम है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, दोनों पक्षों को देखकर किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि कभी ऐसा ना हो कि गरीब के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लग जाए और अमीर के ऊपर 5 रुपए का जुर्माना। तो यहाँ पर देखिए 63 में शब्द लिखा हुआ है तरसत, यानी क्या होता है, गरीब लोग वैसे भी तरसते हैं और उनके ऊपर अगर ज़्यादा जुर्माना लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इस कारण से देख कर जुर्माना लगाया जाता है, यानी जुर्माने की रकम निर्धारित की जाती है दोनों पक्षों को देखकर। तो 63 फॉर 63। तो आप ऐसे याद रखिएगा धारा 63 में किस चीज़ का वर्णन है, जो कि तरस रहे हैं पैसों के लिए, पैसा यानी जुर्माने की रकम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जुर्माने की रकम का वर्णन किस में है, धारा 63 में। दूसरा तरीका भी है, 63 में शब्द लिखा हुआ टी शर्ट, यानी टी शर्ट पहनने के लिए पैसे नहीं है और जुर्माने की रकम ज़्यादा लग जाए किसी के ऊपर तो ये सही नहीं है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद धारा 64 में वर्णन है जुर्माना ना देने पर कारावास। तो इसको याद करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले मैंने आपको याद करवा दिया जुर्माने की रकम, और आपको पता ही है कि अगर जुर्माने की रकम नहीं दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कारावास होगा ही, यानी सज़ा होगी ही। तो जस्ट 63 के बाद 64 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 71 की। इसमें वर्णन है कई अपराधों से मिलकर बने एक अपराध की। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है कई अपराधों से मिलकर बना एक अपराध। कई अपराधों से मिलकर मतलब सभी अपराध साथ में हो गए, उनमें से मिलकर एक अपराध बना हुआ है। तो साथ में है जिससे एक अपराध बना हुआ है, तो 7 और 1 यानी 7 और 1। तो याद रखिएगा धारा 71 में किस चीज़ का वर्णन है, कई अपराधों से मिलकर बने एक अपराध की, ठीक है। इसके बाद है धारा 72। जो धारा 72 है वो 71 की व्याख्या करते हैं। तो बहुत ही आसान है याद करना क्योंकि 72 में शब्द लिखा हुआ है बेहतर, अर्थात ये बेहतर बनाता है। किसको बनाता है, अपने ऊपर वाले को यानी धारा 71 को। तो याद रखिएगा जो धारा 72 है उसमें 71 की व्याख्या की गई है, ठीक है। यानी ऐसा समझिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाठी मारी हुई है किसी व्यक्ति को, तो उस 50 लाठी में से एक ही लाठी का अपराध माना जाएगा, ठीक है। यानी न्यूनतम कम से कम वाले को सजा दी जाएगी जो कम से कम वाला जुर्म है, जब एक प्रकार के हों, अलग अलग प्रकार में नहीं। कि ऐसा समझिए किसी ने किसी व्यक्ति को मार दिया, ठीक है, डायरेक्ट जान से मार दिया और फिर क्या किया कि बाद में एक लाठी भी मार दिया, तो ऐसा नहीं कि एक लाठी वाली सजा मिलेगी, जान से मारने वाली नहीं मिलेगी। जब एक जैसे काम होंगे, एक जैसे जुर्म होंगे, तब एक की सजा मिलेगी, सबकी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 73 की, जिसमें वर्णन है एकांत
परिरोध की। एकांत परिरोध जो होता है यह सबसे कठोर कारावास माना जाता है। एकांत परिरोध समझ रहे हैं ना, मतलब किसी व्यक्ति को एकांत कर दिया जाता है, सबसे अलग काल कोठरी में डाल दिया जाते हैं। तो याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 73 में शब्द लिखा हुआ है 7 और 3 दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा शांति, 7 3 शांति। और एकांत तो जाहिर सी बात है एकांत में शांति ही होती है। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 73 में किस चीज़ का वर्णन है, एकांत परिरोध का। इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि अगर जो एकांत परिरोध है वो कैसे दिया जाता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा दी गई है ना, तो उसको कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। 6 महीने में 1 माह का ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर 6 महीने से 1 साल की सज़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। और 1 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा है तो उसको 3 माह का अधिकतम एकांत परिरोध दिया जा सकता है। और कुछ चीज़ें और हैं इसके संबंध में कि एक बार में जो एकांत परिरोध है वो 14 दिन के लिए ही दिया जा सकता है, उससे अधिक के लिए नहीं दिया जा सकता। और किसी भी 1 माह में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन एकांत परिरोध दिया जा सकते हैं। तो अब कन्फ्यूज हो गए होंगे कि एक बार में एकांत परिरोध 14 दिन के लिए दिया जाता है जबकि माह में 7 दिन के लिए। तो ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति को माह के 25 तारीख को एकांत परिरोध दिया गया, ठीक है। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 7 दिन हो गए। और दूसरा महीना भी स्टार्ट हो गया तो दूसरे महीने में फिर 1 से 7 तारीख तक, ठीक है, एकांत परिरोध। तो ये 14 दिन हो जाएंगे, इससे अधिक एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 76 की, जिसमें वर्णन है तथ्यों की भूल का। ये जो तथ्यों की भूल है ये विधि द्वारा आबाद्य व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। और एक है धारा 79, इसमें भी तथ्यों की भूल का वर्णन है, लेकिन आम नागरिकों द्वारा तथ्यों की भूल का वर्णन इसमें है। पहला वाला जो है धारा 76, उसमें ऐसा समझिए कि कोई भी अगर सैनिक है, ठीक है, तो उसने अपने सीनियर के कहने पर भीड़ में गोलियां चला दी, तो विधि द्वारा बंधा हुआ है, उसको अपने सीनियर का कहना मानना ही है। इस कारण से उसने अपने तथ्यों की भूल की हुई है, ठीक है। उसने अपने सीनियर के कहने पर यह काम किया। या फिर कोई पुलिसकर्मी है, उसको ऐसा लगा कि सामने वाला जो है वो किसी गुनाह से जुड़ा हुआ है, तो उसने जेल में रखा। बाद में पता चला कि वो मतलब कि गुनाह से संबंधित नहीं था, तो उसने उसको छोड़ दिया। तो एक तथ्यों की भूल है, इसके लिए उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। और आम नागरिक वाला ऐसा समझिए कि कोई मान लीजिए सामने घर के भूत बन के घूम रहा था डराने के लिए, ठीक है। तो एक व्यक्ति था जिसने एक डंडा उठाया और उसको पीट दिया, तो सामने वाला जो भूत बन के घूम रहा था वो वहीं पे ढेर हो गया। तो इसके लिए भी उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो ये आम नागरिकों द्वारा तथ्यों की भूल है। दोनों को साथ में याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 76 में शब्द लिखा हुआ है साथ छोड़ना, ठीक है, साथ छोड़ना। और तथ्यों की भूल में भूल शब्द। तो ऐसा समझिए कि कोई भी 2 व्यक्ति मेला गए, ठीक है, मेले में घूमने गए। तो मेले में घूमते समय क्या था कि एक व्यक्ति भुलक्कड़ था, वो जिसको साथ में ले गया था छोटे बच्चे को वहीं पे छोड़ आया, ठीक है, साथ में ले गया था छोड़ आया। क्यों? क्योंकि उसको चीज़ें भूल जाती हैं कि किसको ले गया किसको नहीं ले गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि साथ छोड़ आया फॉर 7 और 6। तो धारा 76 में किस चीज़ का वर्णन है, तथ्यों की भूल का, वो भी विधि द्वारा आबाद व्यक्तियों के लिए। फिर इसके बाद जो 79 है, तो जाहिर सी बात है अब मेले में किसी व्यक्ति को छोड़ आया तो अब साथ नहीं है। पहले साथ में थे, अब साथ नहीं है। नहीं फॉर नो, नो बोलते हैं ना, नहीं फॉर नो यानी नहीं, तो साथ नहीं है, तो 7 और 9 यानी 79। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 76 और 79 में तथ्यों की भूल का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 80 की, जिसमें वर्णन है विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना का। यानी कोई भी व्यक्ति है जो कि विधि पूर्वक यानी कानूनी रूप से सही कार्य कर रहा है, ठीक है, फिर भी दुर्घटना हो जाती है तो उसको भी कोई सजा नहीं मिलेगी। ये क्षमा योग्य अपराध हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई कानूनी रूप से सही कार्य कर रहा है मतलब अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा को अच्छी भी बोलते हैं, मतलब समझिए कि वो व्यक्ति जो है अच्छी काम कर रहा है, तो अच्छी फॉर 80। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 80 में किस चीज़ का वर्णन है, विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना का, ठीक है। यानी विधि पूर्वक कार्य कर रहा था, अब दुर्घटना हो गई तो उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। ये क्षमा योग्य अपराध है, ठीक है। इसके बाद है धारा 82, जिसमें वर्णन है 7 वर्ष से कम के शिशु का अपराध जो कि क्षमा योग्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 7 वर्ष से कम का शिशु होता है उसका कोई भी आशय नहीं होता है अपराध करने का, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर उसने मार दिया, मान लीजिए उसके हाथ में चाकू था और गलती से उसने मार दिया, तो उसका कोई आशय नहीं था मारने का, गलती से हो गया, ठीक है। तो आशय नहीं है, तो आशय में बेआसी शब्द आपको मिल जाएगा, यानी बेआशय है।
ठीक है, आशय नहीं है, अर्थात बेआशय उसने काम किया है, तो बेआशय फॉर 82। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 82 में किस चीज़ का वर्णन है? 7 वर्ष से कम शिशु के अपराध का, क्योंकि जो 7 वर्ष से छोटे शिशु होते हैं उनका कोई भी आशय नहीं होता अपराध करने का, उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसके बाद है धारा 83, जिसमें वर्णन है 7 से 12 वर्ष के जो शिशु हैं उनके द्वारा किया गया अपराध। ये भी क्षमा योग्य होता है, लेकिन एक स्थिति होती है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो अपराध 7 से 12 वर्ष के शिशु ने किया है उस संबंध में उसको कोई भी जानकारी नहीं है, उसको पता नहीं है कि वो अपराध है। मतलब मान लीजिए कोई भी चोरी करता है 7 से 12 वर्ष के बीच का शिशु, और चोरी करने के बाद उसको बाजार में जाके बेचता है, तो उसको पूरी जानकारी है, ठीक है। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, तब ये क्षमा योग्य अपराध होगा। और अगर वो ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है उसको किसी ने सिखाया होगा, छोटे बच्चे तो वैसे जानेंगे नहीं, तो किसी ने उसको सिखाया होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि तेरा उसने सीख किया, क्या बोल सकते हैं कि तेरा सीख किया तभी उसको ये चीज़ आने लगा। बोलते हैं ना कि तुम्हारा उसने देखा होगा तभी वो अब ये काम कर रहा है। तो मैंने बोला कि 83 किया, तो 83 फॉर 83। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 83 में किस चीज़ का वर्णन है? 7 से 12 वर्ष से कम शिशु के अपराध का, ठीक है। तो 7 से अगर 12 वर्ष से कम का शिशु है तो उसके द्वारा किया गया अपराध क्षमा योग्य होगा, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि जो उसने किया है उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 84 की, जिसमें वर्णन है विकृत चित्त का। विकृत चित्त मतलब वह अपने सही मानसिक स्थिति में नहीं है, मतलब या तो पागल है या तो मदोन्मत्त है। मदोन्मत्त मतलब नशे में है या फिर उन्मत्ता है, ठीक है। उन्मत्ता मतलब भी एक तरीके का पागलपन ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 84 में शब्द लिखा हुआ है चर्सी। चर्सी आपने सुना होगा, चरस से संबंधित, जो चरस लेते हैं उनको बोलते हैं चर्सी है ये, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति चरस लेता है, जाहिर सी बात है एक तरीके से मदोन्मत्त है ना, मद है यानी नशे से भरा हुआ है, तो एक तरीके से पागल ही हो जाते हैं। तो चर्सी फॉर 84 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा धारा 84 में किस चीज़ का वर्णन है? विकृत चित्त व्यक्तियों का, यानी पागल, मदोन्मत्त और उन्मुक्ता वाले व्यक्तियों का। और इसी को मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसको बोला जाता है आपका मैकनॉटन लॉ। मैकनॉटन लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम मैकनॉटन था। उनको मारने वाला एक व्यक्ति था जो कि पागल था। हालांकि उसने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनको ना लग के दूसरे व्यक्ति को लग गई थी गोली, ठीक है। तो ये जो है ये एक प्रकार का क्षमा योग्य अपराध होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 96 की। इसमें वर्णन है प्राइवेट प्रतिरक्षा की, यानी सेल्फ डिफेंस की। तो बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा, और 96 में शब्द लिखा हुआ है ना छू। नाउच है ना छू, यानी सेल्फ डिफेंस में कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे मत छूना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको छूने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, गलत निगाहों से, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति कि मुझे ना छू। ना छू फॉर 96। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 96 में किस चीज़ का वर्णन है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का, यानी सेल्फ डिफेंस का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 100 की। इसमें वर्णन है निजी प्रतिरक्षा के संबंध में कब मृत्यु कारित की जा सकती है। मृत्यु कारित की जा सकती है मतलब क्या है कि निजी प्रतिरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कब सामने वाले व्यक्ति को मारा जा सकता है। तो उसके लिए 5 तरीके हैं। या तो मृत्यु होने की आशंका हो तब मारा जा सकता है, या बलात्संग मतलब बलात्कार की स्थिति में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तब मारा जा सकता है, एसिड अटैक की स्थिति में मारा जा सकता है, या फिर अप्राकृतिक अपराध के संदर्भ में भी मारा जा सकता है, और एक होता है अपहरण या फिर व्यापहरण, तो इसके संबंध में भी मारा जा सकता है। तो ये 5 होते हैं। निजी प्रतिरक्षा के संबंध में अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करता है तो उसको सज़ा मिलने के चांस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 100 में शब्द लिखा हुआ है सेव। सेव मतलब सुरक्षित रखना खुद को, सेफ रखना खुद को। तो सेफ रखने के लिए अगर किसी को मार भी दिया गया तो गलत नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 100 में किस चीज़ का वर्णन है? खुद को सेफ रखने का, खुद को सेफ यानी सुरक्षित रखने का, यानी निजी प्रतिरक्षा के संबंध में सामने वाले की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। और कैसी स्थिति में? तो मैंने आपको बता दिया कि ये 5 स्थितियाँ होने पर, ठीक है। 121 जिसमें वर्णन है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, ठीक है। किसके विरुद्ध बात हो रही है वो बात अलग है, लेकिन युद्ध की बात हो रही है। तो युद्ध ऐसा समझिए कि एक पक्ष से एक आदमी आया,
दूसरे पक्ष से एक आदमी आया, ठीक है। मतलब क्या होता है कि दो पक्ष के सिपाही हैं, तो समझिए कि एक सिपाही से एक सिपाही लड़ेगा, तो एक सिपाही सामने एक पक्ष से आया, दूसरे पक्ष से दूसरा सिपाही आया। जब दोनों आपस में आके मिल गए, लड़ने लगे, तो युद्ध शुरू हो गया, है ना। जब साइड साइड में खड़े हैं तब तो युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन जब दोनों एक एक तरफ से आके बीच में लड़ने लगे तो युद्ध होने लगा। तो एक एक थे साइड में, बीच में आके दो हो गए, तब युद्ध शुरू हो गया। तो 1 2 1, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 121 में किस चीज़ का वर्णन है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का, ठीक है। और 121 का में युद्ध के प्रयत्न का वर्णन है। तो 121 आपको याद हो गया, तो 121 का आप खुद से भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 122 की, जिसमें वर्णन है भारत सरकार के विरुद्ध आयुध का। आयुध मतलब होता है हथियार, ठीक है। तो एक प्रकार का हथियार बंदूक भी होता है। तो बंदूक में आपको दो शब्द मिल जाएंगे, 12 और दू, बरदूक, ठीक है। बंदूक 12 और दू, बंदूक 12 दू, आप एक से दो बार बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बंदूक एक प्रकार का हथियार है, बंदूक में शब्द लिखा हुआ है 12 और दू, बंदूक, ठीक है। तो 12 और 2 यानी 122। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 122 में किस चीज़ का वर्णन है? भारत सरकार के विरुद्ध आयुध का, ठीक है। अब है धारा 124 का, जिसमें वर्णन है राजद्रोह की परिभाषा का। आपको पता है जो आईपीसी है सन 1861 में आया था, उस टाइम पे राजतंत्र चल रहा था। आपको पता है इंग्लैंड का राजतंत्र चल रहा था, यहाँ पे इंग्लैंड का शासन चल रहा था, वहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे। इस कारण से यहाँ पर राजद्रोह शब्द लिखा हुआ है। तो वैसे तो अगर बोलें कि राजद्रोह की जगह अब वर्तमान में वैसे देशद्रोह होना चाहिए, लेकिन अभी भी इसको अपडेट नहीं किया गया। तो देशद्रोह राजद्रोह एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 124 का लिखा हुआ है। आपको पता है कि अगर कोई राजा के खिलाफ द्रोह करेगा या फिर देश के खिलाफ द्रोह करेगा, तो उसको राजा क्या करेगा? बंदी बना लेगा, यानी चारों तरफ से उसको पैक कर देगा। यही बात है ना। अगर कोई राजा के खिलाफ द्रोह करता है, राजद्रोह करता है, तो बंदी बना लिया जाएगा चार दीवारी के बीच में। तो बंदी फॉर 12 दी, ठीक है, बंदी 12 दी, ठीक है, 12 हो जाएगा, और चार दीवारी के अंदर बंदी बना लिया जाएगा, तो 4, 12 और 4 124। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 124 का में किस चीज़ का वर्णन है? राजद्रोह की परिभाषा का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 130 की, जिसमें वर्णन है युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना एक आपराधिक कार्य है, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि 130 में एक लिखा हुआ है शब्द और फिर 30 लिखा हुआ है। 30 जिसको बोलते हैं 30, और 30 में शब्द मिल जाएगा धरती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है? युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना। यानी कोई भी युद्ध चल रहा था दो देशों के बीच या फिर दो राजाओं के बीच, पहले चलता था, ठीक है। तो अगर कोई भी युद्ध चल रहा है तो क्या है कि उसको बंदी बना लिया गया दूसरे पक्ष वाले सैनिक को, यानी अपनी धरती में रखा जाएगा। जिसको बंदी बना लिया जाएगा तो बंदी बनाने वाला राजा क्या करेगा? अपनी धरती में रखेगा। तो एक धरती से भगाने की बात हो रही है, मतलब अपने जितना राज्य क्षेत्र है उस वाली धरती से बाहर भगाने की बात हो रही है, ठीक है। किसको? युद्धबंदी या फिर राजबंदी को। तो एक धरती से बाहर भगाने की बात, तो एक धरती फॉर 130। तो याद रखिएगा धारा 130 यानी 130 में किस चीज़ का वर्णन है? युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना है, एक आपराधिक कार्य है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 141 की। इसमें वर्णन है विधि विरुद्ध जमाव की। विधि विरुद्ध जमाव मतलब क्या होता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना, ठीक है। लेकिन अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, 5 से कम व्यक्ति होंगे, तो वो विधि विरुद्ध जमाव ना कहला के सामान्य आशय कहलाएगा, कॉमन इंटेंशन कहलाएगा, जिसको मैंने आपको याद करवाया था धारा 34 में। मैंने आपको बताया था कि जो चीटियाँ होती हैं उनका कॉमन इंटेंशन होता है। तो अगर 5 से कम लोग हैं तो कॉमन इंटेंशन, और 5 या 5 से अधिक लोग हैं तो क्या कहलाएगा? विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा, ठीक है। इसके संबंध में एक वाद भी था शिवाजी सिंह वर्सेस बिहार सरकार के बीच, कि जो विधि विरुद्ध जमाव है वो बाद में भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि पहले 4 लोग हैं लेकिन कहीं पर गए, उसके बाद वहाँ पर और दोस्त आ गए, 6-7 हो गए, तो वो एक विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। तो विधि विरुद्ध जमाव जो है वो बाद में भी हो सकता है। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है विधि विरुद्ध जमाव, यानी मैंने आपको बताया 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तो जाहिर सी बात है एक टोली हो जाएगा,
है ना। जैसे कृष्ण भगवान की टोली हुआ करती थी, वैसे ही अगर ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो उनकी गिनती टोली में होने लगेगी, तो एक टोली बन जाएगा। तो अगर एक टोली कहीं जाएगी तो उसको विधि विरुद्ध जमाव बोला जाएगा। तो एक टोली फॉर एक 41। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 141 में किस चीज़ का वर्णन है, विधि विरुद्ध जमाव का वर्णन है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 146 की। इसमें वर्णन है बलवा का। बलवा में आपको बता दूं कि बलवा का अर्थ होता है बल का प्रयोग कानून के खिलाफ। ठीक है, कितने व्यक्तियों द्वारा, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। लेकिन अगर बल का प्रयोग नहीं किया जाता तो क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा, जो कि धारा 141 में वर्णन है। और बल का प्रयोग करेंगे अगर कानून के खिलाफ तो बलवा कहलाएगा। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि बलवा में बालू शब्द लिखा हुआ है। बालू रेते को बोलते हैं, ठीक है, रेता। तो आपको पता है बालू का प्रयोग किस चीज़ में करते हैं, घर बनाने में करते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक छाया बनाने के लिए भी बालू का प्रयोग किया जाता है। एक छाया यानी एक घर बनाने के लिए। ठीक है, इंसान छत बनाता है जिससे कि छाया रहे, तो एक छाया बनाने के लिए भी बालू का प्रयोग किया जाता है। तो बालू फॉर बलवा और एक छाया फॉर 146। तो 146 यानी धारा 146 में किस चीज़ का वर्णन है दोस्तों, बलवा का वर्णन है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 159 की। तो इसमें वर्णन है दंगे के परिभाषा का। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद है धारा 160। इसमें वर्णन है दंगे के दंड का। तो इसकी कोई खास ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। यहाँ पर दंगे की बात हो रही है और आपको पता है दंगे में काफ़ी ज़्यादा मार काट होती है। ठीक है, तो 159 में शब्द लिखा हुआ है एक पाँव नहीं, यानी एक पाँव अब नहीं है, एक पैर अब नहीं है, क्योंकि दंगा होता है तो दंगे में लड़ाई झगड़ा होता है, तो अब एक पाँव नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 159 में दंगे का वर्णन है और उसके बाद 160 में दंगे के दंड का वर्णन है। ठीक है, साथ ही साथ बलवा और दंगा के संबंध में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो दंगा होता है वो सार्वजनिक स्थान पर होता है और जो बलवा होता है वो प्राइवेट स्थान पर होता है। ठीक है, और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दंगे में दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, यह किसने कहा था, तो उसका सही जवाब होगा ब्लैक स्टोन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 171 ए से धारा 171 आई की। ठीक है, तो इनके बीच में बात की गई है निर्वाचन संबंधी अधिकारों का। ठीक है, निर्वाचन से संबंधित जितनी भी बात की जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक की जाएगी, धारा 171 ए से धारा 171 आई के बीच में। चाहे वह धारा 171 बी की बात करें निर्वाचन में रिश्वत की, ठीक है, या फिर चाहे धारा 171 ई की बात करें कि 1 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना होगा अगर कोई निर्वाचन में रिश्वत देता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है निर्वाचन संबंधी कुछ भी, तो आप ध्यान रखिएगा कि 171 ए से 171 आई के बीच में आएगा और ये अध्याय 9 ए के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इसको याद करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निर्वाचन यानी चुनाव की बात हो रही है, और जब चुनाव होता है तो आपको पता है कि सत्ता में एक ही पार्टी आती है, यानी चुनाव हो गया, चुनाव की गिनती हो गई वोटिंग की, तो उसके बाद हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सत्ता में एक ही पार्टी आई, चाहे कोई भी पार्टी आए लेकिन आएगी एक ही पार्टी। ठीक है, तो सत्ता में एक ही पार्टी आई जो कि आपको प्रदर्शित करेगा धारा 171 आई को। ठीक है, और सत्ता में एक ही पार्टी आई तो सत्ता फॉर 17 और एक ही पार्टी तो 17 और 1। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 171 जिसमें वर्णन है किसका, निर्वाचन संबंधी अधिकार का, कहाँ तक, धारा 171 ए से लेकर मैंने बोला सत्ता में एक ही पार्टी आई यानी धारा 171 आई तक। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जब भी निर्वाचन संबंधी कुछ भी पूछा जाए आईपीसी धारा से तो ध्यान रखिएगा कि 171 ए से 171 आई के बीच में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 191 की। इसमें वर्णन है मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठे साक्ष्य, झूठे सबूत देना। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि झूठे सबूत अदालत के सामने पेश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है झूठ बहुत दिन तो चलता नहीं है, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। तो ऐसा समझिए कि कोई भी झूठा सबूत पेश कर रहा है तो वो पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो जाहिर सी बात है झूठ बोलेगा तो उसको भी अब कानून सजा देगा। तो अब क्या कर रहा है, एक कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है, सॉरी बोल रहा है जैसा आपके की गलती हो गई, तो एक कान पकड़ के झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांग रहा है। तो एक कान फॉर 1 और 91। ठीक है, 1 91 1 91। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 191 में किस चीज़ का वर्णन है, मिथ्या साक्ष्य देने का, क्योंकि किसी ने मिथ्या साक्ष्य यानी झूठे साक्ष्य दिए, जब पकड़ा गया तो एक कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 211 की। इसमें वर्णन है मिथ्या आरोप की। मिथ्या आरोप मतलब होता है झूठा आरोप लगाना।
ठीक है। तो झूठा आरोप, आरोप मतलब दोष होता है, तो दोष में आपको शब्द मिल जाएगा 200, दोष 200। और कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई भी जुर्म करता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी अपराध करता है और खुद के बचने के लिए दूसरों को बोल रहा है कि उस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, झूठा आरोप लगा रहा है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो क्या करेगा, जो भी लोग उसको मिलेंगे सभी से गाएगा, सभी से गा रहा है कि मैंने नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने ये काम किया है, दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए। तो दोषी बना रहा है और सबसे गा रहा है, ठीक है। तो दोषी फॉर 200 और गा रहा फॉर 11। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 211 में किस चीज़ का वर्णन है, मिथ्या आरोप का यानी झूठे आरोप का, ठीक है, याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 228 की। इसमें वर्णन है न्यायिक व्यक्ति के अपमान का। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है अपमान दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो अपने शब्दों से यानी अपनी आवाज़ से किसी को बुरा भला बोल के, और दूसरा किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाकर। यानी एक तो अपराध किया जा सकता है अपनी वॉइस से, अपनी आवाज़ से, तो वॉइस फॉर 22, और या तो अपने हाथ से, तो हाथ फॉर 8। तो 22 और 8 यानी 228। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 228 में किस चीज़ का वर्णन है, न्यायिक व्यक्ति के अपमान का वर्णन है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट धारा 292 की। इसमें वर्णन है अश्लील पुस्तकों के विक्रय की, ठीक है। तो इसको याद करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए पुस्तकों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 292, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि अश्लील जो पुस्तकें हैं उनको बैन कर देना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि कर दो बैन, क्या कर दो, बैन कर दो, ठीक है। तो कर दो बैन, तो 2 और बैन फॉर 292। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 292 में किस चीज़ का वर्णन है, अश्लील पुस्तकों के विक्रय का, यानी इनको बंद कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम करता है तो फर्स्ट बार अगर पकड़ा गया तो 2 वर्ष की सज़ा प्लस 2000 जुर्माना होगा, और अगर दूसरी बार पकड़ा गया तो 5 साल की सज़ा प्लस 5000 जुर्माना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 294 की। इसमें वर्णन है अश्लील गाने गाना, ठीक है, जो कि एक आपराधिक कार्य है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको 3 महीने की कैद प्लस जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर कोई भी अश्लील गाने गाता है तो अगर सामने वाला सही है तो यही बोलेगा कि उसको ऐसे थप्पड़ दो कि नाच जाए, बोलेगा ना कि उसको ऐसे थप्पड़ दो कान के नीचे कि वो नाच जाए। तो थप्पड़ दो कि नाच जाए, तो 2 और नाच, नाच में शब्द लिखा हुआ है 9 और 4, तो 2 9 4 यानी धारा 294। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 294 में किस चीज़ का वर्णन है, अश्लील गाने गाने का, ठीक है, जो कि एक आपराधिक कार्य है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी दोस्त ने एक वीडियो में पूछा था कि सर जैसे महिलाओं को विवाह के लिए बाध्य करना कानूनी अपराध होता है, या फिर महिलाओं को प्रताड़ित करना कानूनी अपराध होता है, तो क्या पुरुषों को विवाह के लिए बाध्य करना भी कानूनी अपराध है, पुरुषों को भी प्रताड़ित करना क्या कानूनी अपराध है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखी है तो उसमें मैंने आपको धारा 8 में बताया था कि कानून के नज़रों में पुरुष और महिलाओं में कोई भी भेद नहीं है। तो अगर महिलाओं के संबंध में कानूनी अपराध है तो पुरुषों के संबंध में भी वो चीज़ कानूनी अपराध में आएगी, यानी पुरुषों को भी विवाह के लिए बाध्य करना एक कानूनी अपराध है, पुरुषों को भी प्रताड़ित करना एक कानूनी अपराध माना जाएगा और सेम सज़ा ही दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 299 की। इसमें वर्णन है आपराधिक मानव वध की, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर वध की बात हो रही है, और वध जब आपने सुना होगा तो हमेशा दानव से संबंधित ही सुना होगा, यानी राक्षसों से संबंधित। श्री राम जब कहाँ गए थे, वन गए थे, तब उन्होंने बहुत सारे दानवों का वध किया था, जैसे ताड़का वध, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वध आपने दानव से संबंधित सुनी होगी, दानव मतलब राक्षस होता है। तो दानव में आपको शब्द मिल जाएगा 2 9, तो 2 लिख लो और 2 बार 9 लिख लीजिए, ठीक है, 2 9, दानव 2 9, 2 लिख लिया और 2 बार 9 भी लिख लिया, तो 299 होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 299 में किस चीज़ का वर्णन है, आपराधिक मानव वध का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 300 की। इसमें वर्णन है हत्या के परिभाषा की। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर हत्या के परिभाषा की बात हो रही है, और 300 में शब्द लिखा हुआ है तीर और शव। ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति ने तीर मारा और उसके सामने एक शव पड़ा हुआ दिखा, तो जाहिर सी बात है तीर मारेगा तो उसका अंत हो जाएगा, तो शव में बदल जाएगा, तो तीर और शव फॉर 300, ठीक है। तो ये हत्या हो गई। अब हत्या और वध में मैं आपको अंतर समझा देता हूँ। आपको ये तो याद हो गया कि 300 में हत्या की परिभाषा की बात की गई है, क्योंकि तीर मारा तो हत्या हो गई, तो ये हत्या की परिभाषा कहलाएगा।
तो हत्या वह होती है जिसमें डायरेक्ट मारा जाए, ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट मारा गया तो वध कहलाता है। जैसे आपको पता है कि दशरथ ने जानवर समझ के मारा था, तीर लग गई थी श्रवण कुमार के, ठीक है, तो वो हत्या नहीं कहलाएगी, वो वध कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, डायरेक्ट मारा तो हत्या, इनडायरेक्ट मारा तो वध। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ कि कब वध हत्या नहीं होगी, ठीक है। तो अचानक लड़ाई अगर होती है तब मृत्यु हो जाती है तो वध कहलाएगा, हत्या नहीं, ठीक है। सहमति द्वारा अगर मृत्यु होती है तब भी वो वध कहलाएगा, हत्या नहीं। जैसे मान लीजिए दो बॉक्सर थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, अब उनका काम ही है लड़ना, गलती से किसी ने एक हुस्सा जम के मार दिया तो सामने वाला लुढ़क गया, ठीक है, तो वो वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए शिशु द्वारा या फिर मदोन्नत मतलब नशे में किसी व्यक्ति ने मार दिया तो वो भी वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। अचानक प्रकोपन या फिर निजी प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति ने मार दिया तो ये भी वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा कि कब वध कहलाता है और कब हत्या कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं धारा 302 की, जिसमें वर्णन है हत्या के दंड की। हत्या की जो परिभाषा का वर्णन था वो धारा 300 में था और हत्या के दंड का जो वर्णन है वो 302 में है। तो 302 को ट्रिक से बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई भी फिल्म देखी है तो आपने सुना ही होगा कि दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आप ये चीज़ें सुनते रहते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला है वो है धारा 304 खा, जिसमें वर्णन है दहेज मृत्यु का, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दहेज में शब्द लिखा हुआ है दही। दही समझते हैं ना, मट्ठे वाली दही की बात हो रही है। तो जो दही है वो किसको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो आप बोलेंगे कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान क्या करते थे, जब दही गोकुल से मथुरा जाता था कंस के यहाँ, क्योंकि राजा था तो उसके यहाँ पूरी चीज़ें जाती थी, सभी लेके जाती थी वहाँ से महिलाएं। तो क्या करते थे कृष्ण भगवान की ट्री के ऊपर चढ़े रहते थे अपने पूरे के पूरे गैंग के साथ, और ट्री के ऊपर चढ़े चढ़े ही मटके के ऊपर मटके रखे रहते थे दही के, ठीक है। तो ऊपर वाले मटके जितने भी होते थे वो निकाल लिया करते थे ट्री के ऊपर से ही, ठीक है। तो ट्री के ऊपर से मटके चोरी कर लेते थे। मटके का आकार 0 की तरह दिखेगा, ट्री फॉर 3 और चोरी फॉर 4, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 304 में किस चीज़ का वर्णन है, दही फॉर दहेज मृत्यु का। और खा याद करना है तो आपको पता है दही, कृष्ण भगवान दही की मटकी ले लेते थे तो उसको क्या करते थे, खा लेते थे। तो खा लेने से खा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 304 खा में किस चीज़ का वर्णन है, दहेज मृत्यु का वर्णन है। दहेज मृत्यु के संबंध में आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि अगर विवाह को 7 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है, यानी 7 वर्ष के अगर बाद ऐसा कुछ होता है तो दहेज मृत्यु में नहीं आएगा, 7 वर्ष के अंदर ही ये दहेज मृत्यु में गिना जाएगा, ठीक है। और इसकी सज़ा क्या होती है, तो 7 वर्ष कैद और या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है, ठीक है। तो 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक इसकी सज़ा मिलती है, तो इस चीज़ को भी आप साथ में याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 309 की। इसमें वर्णन है आत्महत्या के प्रयत्न का, ठीक है। आत्महत्या की अगर कोई भी कोशिश करता है, प्रयत्न करता है तो उसको भी सज़ा मिलती है। तो इसको याद करना है, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो आत्महत्या करता है तो जाहिर सी बात है उसकी इच्छा धरती पर रहने की नहीं है ना, धरती पर वो नहीं रहना चाहता, तभी तो आत्महत्या कर रहा है। तो धरती फॉर 30 और नहीं फॉर 9। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 30 यानी 9, 309 अर्थात धारा 309 में किस चीज़ का वर्णन है, आत्महत्या के प्रयत्न का वर्णन है, ठीक है, याद रहेगा ना। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, मतलब 1 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके संबंध में एक वाद हुआ था श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार के बीच में। उसमें बोला गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 312 की। तो इसमें वर्णन है गर्भपात करने की, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि गर्भपात की स्थिति कब बनती है, जब गर्भ में बच्ची होती हैं, ठीक है, यानी लड़कियां जब होती हैं तब। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि बच्चियां देवी का अवतार होती हैं। तो अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है कि तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं होगा, है ना। तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं होगा। तो तीनों लोकों में 3 शब्द आ जाएगा और 12 फॉर 12 यानी 312। तो याद रखिएगा धारा 312 में किस चीज़ का वर्णन है, गर्भपात करने का, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर जीवन बचाना जरूरी हो तब अपराध नहीं होता है, ठीक है। और इसमें सज़ा कितनी मिलती है, तो इसमें सज़ा मिलती है 3 साल की, 3 साल कैद मिलती है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 326 का की,
जिसमें वर्णन है तेजाब फेंकने का। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तेजाब फेंकने की बात हो रही है, तो अगर किसी के ऊपर तेजाब फेंका जाए तो जाहिर सी बात है वो जल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 326 में 32 और 6 लिखा हुआ है, तो ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर कोई भी बत्ती है उसको अगर छू दिया जाए, बत्ती को छू दिया जाए तो जाहिर सी बात है जल जाएंगे। कैसे? जैसे तेजाब में जलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 326 में किस चीज़ का वर्णन है? तेजाब फेंकने का। और का को याद करना है तो का की जगह ए भी लिख सकते हैं कि 326 ए में वर्णन है, ठीक है। तो ए, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बत्ती छुएगा और जलेगा तो आ की आवाज़ जरूर निकलेगी, तो आ फॉर ए, ठीक है। और इसमें सज़ा कितनी मिलती है? तो 10 साल तक की कैद और पीड़िता को उपचार कराने के खर्च देने पड़ते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 354 की, जिसमें वर्णन है स्त्री लज्जा भंग का, ठीक है। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि जब स्त्रियों का विवाह होता है, जैसे ही वो पति के घर जाती हैं तो क्या करती हैं? अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं, है ना, मतलब घूंघट डाल कर रखती हैं कि लज्जा के कारण। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब पति के घर जाती हैं तो लज्जा के कारण अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं घूंघट में, तो पति फॉर 35 और चेहरा फॉर 4, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 354 में किस चीज़ का वर्णन है? लज्जा फॉर स्त्री लज्जा भंग का, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो 1 से 5 साल तक की सज़ा मिलती है इसमें। अब बात कर लेते हैं धारा 354 ए की, इसमें वर्णन है यौन उत्पीड़न की। तो यौन उत्पीड़न को याद करने के लिए कर लेते हैं यान। यान मतलब क्या होता है? एरोप्लेन यानी विमान, और उत्पीड़न में पीड़न शब्द लिखा, मतलब पीड़ा पहुंचाना, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो यान को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि अगर यान को पीड़ा पहुंचाना पड़ेगा तो बाकी तो लोहे लगे होते हैं, तो वैसे तो पीड़ा पहुंच नहीं सकती, लेकिन नीचे टायर होता है। अगर टायर कोई पंचर कर दे तो जाहिर सी बात है कि वो पीड़ित हो जाएगा, एक तरीके से वो चल नहीं पाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि यान में जो तीनों टायर होते हैं, तीनों टायर उनको पंचर कर दे अगर कोई व्यक्ति, तो कह सकते हैं कि उसने यान को पीड़ा पहुंचाई है। तो तीनों फॉर 3 और पंचर फॉर 5 4, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 में किस चीज़ का वर्णन है? यौन उत्पीड़न का। ए भी याद रखना है, क्योंकि 354 ए है, तो ए फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन मतलब यान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 ए में यौन उत्पीड़न का वर्णन है और 354 में स्त्री लज्जा भंग का वर्णन है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है धारा 354 बी, इसमें वर्णन है स्त्री को निर्वस्त्र करने का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितनी जगह स्त्री शब्द लिखा हुआ है ना, वहाँ पर पुरुष शब्द भी हो सकता है, क्योंकि कानून की नज़रों में स्त्री और पुरुष में कोई भी भिन्नता नहीं है, ठीक है। तो इसको याद करना ऐसे आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 35 और 4 शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। 35 फॉर पत्ती, पत्ती आपको पता है ना, ब्लेड की बात हो रही है, और 4 को कर लेते हैं चीर। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ने कपड़ा पहन रखा है तो पत्ती से अगर उसको चीर दें तो जाहिर सी बात है वो निर्वस्त्र हो जाएगा, है ना, उसकी बॉडी दिखने लगेगी। और बॉडी जो है बी से स्टार्ट होता है, तो पत्ती से चीरना, पत्ती फॉर 35, चीरना फॉर 4, और बॉडी दिखने लगेगी बॉडी का बी, तो 354 बी। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? स्त्री को निर्वस्त्र करने का, ठीक है। और इसमें सजा कितनी मिलती है? तो मिलती है 3 से 7 साल तक की कैद, अगर कोई भी ऐसा करने का काम करता है तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 354 सी की, इसमें वर्णन है छिपकर देखने की, ठीक है। रति क्रिया से संबंधित अगर कोई भी छिपकर देखता है तो एक जुर्म है, इसमें 1 से 3 साल तक की सजा मिल सकती है। तो इसको याद करना इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको का, खा जितने भी बताए होंगे तो इससे ऊपर नहीं बताए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सा बता रहा हूँ, सा मतलब सी, का खा गा हिंदी में बोलते हैं, वैसे अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ए बी सी डी ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी पहली बार आ रहा है, इससे पहले हम लोगों ने खा जरूर याद किया था धारा 304 खा को, जिसमें मैंने दहेज मृत्यु आपको बताया था। तो सी पहली बार आ रहा है, तो अगर आप सी से संबंधित कोई भी ऑप्शन देखें ना तो क्लियर कर लीजिएगा, सी मतलब देखना होता है, तो देखने से संबंधित छिपकर देखने का वर्णन किस में है? सी वाले में, अर्थात 354 सी में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं और इसमें सजा मिलती है 1 से 3 साल तक की कैद का। फिर इसके बाद बात करते हैं धारा 354 डी की, इसमें वर्णन है स्त्री के पीछा करने का, ठीक है। तो डी भी पहली बार आ रहा है जैसे सी पहली बार आया, बाकी आपको पूरी वीडियो में नहीं मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर देखिए 354 डी, डी फॉर होता है डॉग, और आपको पता है डॉग किसी का पालतू हो तो ज़्यादातर पीछा करके उसके साथ जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 354 डी में किस चीज़ का वर्णन है? स्त्री के पीछा करने का।
और अगर आपको ऐसे याद नहीं करना है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर देखिए 354 की बात हो रही है, सी मतलब देखना, और यहाँ पर 35 को कर लेते हैं पति और 4 को चोर। ठीक है, तो पति घर में नहीं है तो चोर घुस आया घर में, तो जाहिर सी बात है अब वो देख रहा है कि सामने वाला सो जाए, जो भी महिला है, उसके बाद वो अपना हाथ साफ करके निकल ले। तो पति घर में नहीं है तो चोर अंदर आ गया और देख रहा है, यानी सी कर रहा है कि सामने वाला सो जाए तब हो जाए। तो पति और चोर 35 और 4 यानी 354 और सी फॉर देखना। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 354 सी में छिपकर देखने का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद है 354 डी, मैंने बताया तो 354 डी में वर्णन है स्त्री का पीछा करना। तो अगर पीछा करने की बात हो, नॉर्मली लोग पीछा किससे करना पसंद करेंगे? वाहन से। ठीक है, यानी अपने व्हीकल से पसंद करेंगे पीछा करना। कोई दौड़ के तो पीछा करेगा नहीं धूप में या फिर किसी भी स्थिति में। तो अगर कोई भी पीछा कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर उसका ट्यूब पंचर कर दिया जाए तो वो पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछा करना गलत बात है। ठीक है, तो अगर उसका ट्यूब पंचर कर दें तो पीछा नहीं कर पाएगा। किसकी तरह? डॉग की तरह, क्योंकि डॉग पीछा करते हैं। तो ट्यूब पंचर फॉर, ट्यूब फॉर 3, ठीक है, और पंचर फॉर 5 4। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 डी में स्त्री के पीछा करने का वर्णन है, और इसमें सजा कितनी है? तो 3 वर्ष की कैद का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 359 की। इसमें वर्णन है व्यापहरण की। व्यापहरण मतलब होता है किडनैपिंग। किडनैपिंग का अर्थ समझिए कि अगर किसी को बहला फुसला कर ले जाएं, चाहे वह विकृत चित्त व्यक्ति हो, मतलब जिसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, और लड़के की उम्र अगर 16 है, ठीक है, और लड़की की उम्र अगर 18 है, अगर इससे कम है तो ही माना जाएगा कि किडनैपिंग हुई है। वो भी कैसे? बहला फुसला कर अगर ले जाया जाए, बलपूर्वक ले जाएगा तब वो किडनैपिंग नहीं कहलाएगी, यानी व्यापहरण नहीं कहलाएगा, तब वो अपहरण कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसको याद करना इस तरह से आसान हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए व्यापहरण में शब्द लिखा हुआ है व्यापार और हरण, यानी व्यापार के लिए हरण। अब व्यापार में दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता है ना। व्यापार में या तो प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता, अर्थात लॉस होता है। तो प्रॉफिट फॉर 35, प्रॉफिट 35, और नहीं होता फॉर 9। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ केवल। तो यहाँ पर देखिए या तो प्रॉफिट होता है या नहीं होता, प्रॉफिट फॉर 35 और नहीं फॉर 9। तो 35 और 9 यानी 359। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 359 में किस चीज़ का वर्णन है? व्यापहरण का वर्णन है। ठीक है, और व्यापहरण मतलब किडनैपिंग होता है, और मैंने आपको बता दिया किडनैपिंग तब माना जाएगा जब लड़की की उम्र 18 से कम हो और लड़के की उम्र 16 से कम हो, या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उनको बहला फुसला कर अगर ले जाया जाए तो वो व्यापहरण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 361 की। तो इसमें वर्णन है संरक्षण में से व्यापहरण की, मतलब संरक्षण में से किडनैपिंग की। तो इसको याद करने के संबंध में मुझे एक चीज़ याद आती है कि संरक्षण में सीता माता थी तो उनकी किडनैपिंग कर ली गई थी रावण के द्वारा। ठीक है, तो रावण तब तक ट्री के पीछे से एकटक सीता को देख रहा था, कब तक? जब तक कि राम और लक्ष्मण वहाँ से दूर नहीं चले गए थे, है ना। रावण ट्री के पीछे से तब तक सीता माता को एकटक देख रहा था जब तक कि राम लक्ष्मण कुटिया से दूर नहीं चले गए थे, उसके बाद वो किडनैपिंग करके ले गया था। तो ट्री के पीछे से एकटक देख रहा था, तो ट्री फॉर 3 और एकटक फॉर 61। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 361 में किस चीज़ का वर्णन है? संरक्षण में से व्यापहरण का। याद रहेगा ना, आसान है याद करना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 362 की। तो इसमें वर्णन है अपहरण के परिभाषा की। इससे पहले मैंने धारा 359 बताया, उसमें मैंने आपको व्यापहरण बताया, मतलब किडनैपिंग बताया। उसमें मैंने आपको बताया कि अगर किसी को बहला फुसला कर ले जाया जाए तो वो किडनैपिंग कहलाता है। ठीक है, यानी व्यापहरण कहलाता है। अपहरण का मतलब क्या है कि अगर किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाया जाए तो वो कहलाता है अपहरण। ठीक है, बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति की उम्र को ले जाया जाए तो वो अपहरण है। और उसमें मैंने उम्र की सीमा आपको बताई थी कि लड़का 16 साल से कम का हो और लड़की 18 साल से कम की हो। ठीक है, और अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है तो उसको अगर बहला फुसला कर ले जाया जाता है तो वो किडनैपिंग कहलाता है। तो अपहरण मतलब किसी भी उम्र के व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, वो भी किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाना। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जैसे क्या करते हैं आतंकवादी लोग हो गए, वो लोग यात्री से भरी बस को अपहरण कर लेते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे आपने सुना होगा बहुत सारी मूवियों में, बहुत सारे सीरियल में, कि यात्री से भरी जो बस होती है उसको पूरा का पूरा अपहरण कर लेते हैं। तो यात्री में आपको पता मिल जाएगा शब्द त्रि। ठीक है, 3 फॉर 3 और बस फॉर 62 यानी 362। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अपहरण की परिभाषा किस धारा में वर्णित है? धारा 362 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 366 की। तो इसमें वर्णन है विवाह के लिए अपहरण, मतलब जबरदस्ती किसी को विवाह के लिए ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 366 में एक शब्द लिखा हुआ है 3 और 66 में शब्द लिखा हुआ है 6 6।
तो ऐसा समझिए कि अगर किसी को ज़बरदस्ती ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको खींच के ले जाएंगे। खींचने का मतलब तीनना भी होता है कि अगर उसका हाथ पकड़ के यानी तीन के ले जाएंगे उसको ज़बरदस्ती, तो जाहिर सी बात है सामने वाला क्या बोलेगा, छोरो छोरो, ठीक है। तो तीन के ले जा रहे हैं तब बोला है छोरो छोरो, तो तीन और छोरो छोरो फॉर छः छः, तो 366 में किस चीज़ का वर्णन है, विवाह के लिए अपहरण का, ठीक है। और इसमें सज़ा जो है कितनी मिलती है, तो वो मिलती है 10 साल तक की कैद अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 375 की, जिसमें बलात्संग के परिभाषा का वर्णन है। उसके बाद है धारा 376, जिसमें बलात्संग के दंड की बात की गई है। तो 10 साल या फिर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, यानी 10 साल का कैद या फिर आजीवन कारावास, कम से कम 10 साल। तो यहाँ पर उसके बाद है धारा 376D, जिसमें सामूहिक बलात्कार का वर्णन है, उसकी सज़ा होती है आजीवन कारावास। तो कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि 375 और 376 में बलात्संग यानी बलात्कार से संबंधित धाराएँ हैं। और ये जो धाराएँ होती हैं ये बाल विवाह में भी यही लगती हैं, ठीक है। अगर किसी का बाल विवाह करवाया जाता है तो यही धाराएँ लगाई जाती हैं। तो सिंपल से अगर बाल विवाह को याद कर लेंगे तो ये सभी चीज़ें हमको याद हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप उसी से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। तो बाल विवाह के संबंध में धारा 375 और धारा 376 को याद करते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी का विवाह जो है टीन एज में हो गया, छोटेपन में हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसी से विवाह करे, ठीक है, या फिर उसी से विवाह करने में वो सहमत हो। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर यही होता है कि जो टीन एज में विवाह हुए हैं वो पीछे हट जाते हैं लोग, ठीक है। वो बच्चे क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं उस विवाह से और उस विवाह का साथ छोड़ देते हैं। या तो उससे मतलब पीछे हट जाते हैं उस विवाह से टीन एज के बच्चे, या फिर वो साथ छोड़ देते हैं। तो मैंने बोला पीछे हट जाते हैं तो पीछे फॉर 75, टीन एज के बच्चे तो 3 फॉर 3, तो 3 एज के बच्चे जो पीछे हट जाते हैं तो 375 हो गया। और मैंने बोला कि पीछे हटने के बाद वो क्या करते हैं, साथ छोड़ देते हैं, तो साथ छोड़ने में 7 और 6। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 375 और धारा 376 में किस चीज़ का वर्णन है, बाल विवाह का, ठीक है। और उसके संबंध में ये जो मैंने आपको बता ही दिया कि बलात्संग की परिभाषा का भी वर्णन है, और जितने भी बलात्संग से संबंधित अपराध हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, चाहे बलात्संग का दंड हो या फिर बलात्संग में मृत्यु हो या फिर सामूहिक बलात्कार हो। तो इसके संबंध में धारा 375 और धारा 376 ही है, और इसी से संबंधित बाल विवाह भी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 378 की। तो इसमें वर्णन है चोरी के बारे में, ठीक है। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए चोरी शब्द लिखा हुआ है। चोरी आपको पता है चोर करते हैं, यानी हाथ साफ करना भी बोलते हैं ना, कि चोर जो है वो हाथ साफ करके चला गया। तो आपको ये भी पता है कि ज़्यादातर चोरी कब होती है, जब इंसान सोते रहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जब हम सोती तब चोर हाथ साफ करती, ठीक है। जब हम सब सोती तो चोर हाथ साफ करती। तो सोती फॉर 37, सोती, हाथ साफ करती मैंने बोला था हाथ फॉर 8, सोती और 8 यानी 3 7 8, अर्थात धारा 378। तो जब हम सोते हैं तो चोर हाथ साफ करता है, तो हाथ साफ करना मतलब चोरी करता है। तो धारा 378 में किस चीज़ का वर्णन है, चोरी का वर्णन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला है धारा 379। इसमें वर्णन है चोरी के दंड का, ठीक है। तो आपको पता है चोरी 378 में है, तो जस्ट उसके बाद चोरी के दंड की बात की गई है। चोरी की जो दंड मिलती है यानी सज़ा कितनी मिलती है, तो वो मिलती है 3 साल तक की कैद प्लस जुर्माना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं धारा 390 की। तो इसमें वर्णन है लूट का, ठीक है। मैं आपको बता दूं लूट वो होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग हों, ठीक है। 4 लोग से अगर ज़्यादा हो गए तो फिर लूट नहीं कहलाएगी बल्कि वो डकैती कहलाएगी। तो 4 लोग अगर हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो लूट की श्रेणी में आता है। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि लूट शब्द खुद ही बोल रहा है कि मैं धारा 390 में वर्णित हूँ। कैसे, तो देखिए जो लूट का ला है कैसा दिखता है, 3 की तरह। ऊ की मात्रा जो लगी हुई है वो कैसे दिखती है, तो आप बोलेंगे 9 की तरह। तो 3 और 9 तो मिल गए। फिर उसके बाद टा शब्द लिखा हुआ है, टा को अगर थोड़ा सा जोड़ दें, ठा जैसा कर दें तो कैसा दिखेगा, 0 जो कि लटक रहा है। तो कितना हो गया, 390, यानी लूट का वर्णन किसमें है, 390 अर्थात 390 में, ठीक है। आसान है ना। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डकैती के बारे में। तो डकैती जो है वो धारा 391 में वर्णित है। मैं आपको बता दूं कि जैसे लूट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग होते हैं, तो अगर 4 से ज़्यादा लोग हो गए, 5 या 5 से अधिक, तो वो डकैती में आ जाता है, ठीक है। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि आपको पता है डकैती मतलब डाकुओं की बात हो रही है, और डाकू ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा ट्री हों, पेड़ पौधे हों, ठीक है, झाड़ियाँ हों, वहाँ पर डाकू लोग एक कोने में निवास करते हैं, सबके बीच में नहीं रहते। तो ट्री के पास छुपे होते हैं एक कोने में, तो ट्री फॉर 3 और एक कोने फॉर 91। तो 391 में किस चीज़ का वर्णन है, डकैती का वर्णन है, ठीक है। और साथ ही कुछ चीज़ें मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि 392 में लूट के दंड का वर्णन है, ठीक है। लूट की परिभाषा 390, जबकि लूट का जो दंड है किसमें वर्णित है, 392 में, 91 के बाद,
ठीक है। आपको बता दूं कि सज़ा कितनी होती है, तो वो होती है 10 साल कैद प्लस जुर्माना, ठीक है। और अगर कोई भी नेशनल हाईवे में रात में लूट करता है तो 14 साल का कैद और प्लस जुर्माना, ठीक है। और जो डकैती का दंड है ना, वो धारा 395 में वर्णित है, और इसकी जो सज़ा होती है वो होती है आजीवन कारावास। तो इस चीज़ को आप खुद से याद रखिएगा। मैंने आपको लूट की परिभाषा किस में वर्णित है वो बता दिया, डकैती की परिभाषा किस में वर्णित है वो बता दिया, और दंड 392 और 395 में वर्णित है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा 401 की। इसमें वर्णन है चोरों की टोली में से होना, ठीक है। तो चोरों की टोली में से होने पर क्या दंड होता है, 7 साल की कैद होती है। तो चोरों की टोली में से होना मतलब क्या, कि चोरों की टोली में से एक होना, यही ना। एक की बात हो रही है कि चोरों की टोली में से अगर कोई है तो उसको ये सज़ा मिलेगी 7 साल की कैद। तो चोरों की टोली में से एक होना, तो चोरों पर 4 और ओ दिखता है जीरो की तरह, मैंने बोला चोरों की टोली में से एक होना, तो 401। तो धारा 401 में किस चीज़ का वर्णन है दोस्तों, चोरों की टोली में से एक होने का दंड, ठीक है। अब आपको पता है कि चोर जो होते हैं डाकू से कम खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो डाकू जो है चोर से ऊपर आएंगे, क्योंकि डाकू ज़्यादा खतरनाक होते हैं चोरों से। तो डाकू जो है चोर के ऊपर आएंगे, यानी 401 में चोर हैं तो 400 में डाकू आएंगे। तो इसको भी याद रखिएगा, और इसकी सज़ा होती है 10 साल की कैद। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 494 और 95 की, ठीक है। तो 494 में वर्णन है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः शादी का। तो इसका दंड क्या होता है, तो 7 साल की कैद होती है और जुर्माना होता है, ठीक है। 495 में वर्णन है दूसरे विवाह के दौरान पहले को छिपाना। तो इसकी जो सज़ा होती है वो होती है 10 साल की कैद प्लस जुर्माना, ठीक है। तो इसको याद करना है। तो आपको पता है कि शादी में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फेरे, तो फेरे से आपको फोरे याद आ जाएगा, शादी के फेरे, तो फोर आपको याद आ गया। अब शादी होती है तो जाहिर सी बात है खुशियों का टाइम है, तो लोग नाचते भी हैं, तो नाचने में 9 और 4 शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाच फॉर 9 4। तो 494 किस चीज़ का वर्णन है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः शादी का। फिर जो 495 है इसमें लिखा हुआ है पहले विवाह को छिपाना, यानी पहचान को छिपा रहा है पूरी तरह से कि एक बार विवाह हो चुका है। तो पहचान फॉर 95, और शादी है तो फेरे होंगे, तो फेरे फॉर 4 और पहचान फॉर 95, यानी 495 में किस चीज़ का वर्णन है, दूसरे विवाह के दौरान पहले को छिपाने का। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब है धारा 498 का। इसमें वर्णन है महिला को प्रताड़ित करने का। तो आपको पता है प्रताड़ित करने के तरीके दो होते हैं, एक तो महिला से ऊंची आवाज़ में बात करना, या फिर दूसरा ये कि महिला के ऊपर हाथ उठाना। तो ऊंची आवाज़ में बात करें या फिर हाथ उठाएं, दोनों के दोनों प्रताड़ित करना ही है, ठीक है। तो ऊंची फॉर 49 और हाथ उठाना फॉर 8, तो 49 और 8 यानी 498, ठीक है। और ऑप्शन देख के आप का क्लियर कर लोगे कि 498 का में महिला को प्रताड़ित करने का आपराधिक कार्य का वर्णन है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि महिला को प्रताड़ित करना आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत एक आपराधिक कार्य है, और आपको ऑप्शन दे देगा 496, 497, 498 और 498 का। ऐसा कभी नहीं होता, ज़्यादातर आपको ऐसे दे देगा कि 315, 212, ठीक है, 498 का और 511, तो दूर दूर ऑप्शन देता है। तो क्लियर हो जाएगा कि 498 का में महिला को प्रताड़ित करने का अपराध वर्णित है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 499 की। इसमें वर्णन है मान हानि की परिभाषा का। तो मान हानि की परिभाषा, जाहिर सी बात है किसी बंदे का ऊंचा नाम है ना, तभी तो मानहानि होगी। मान लीजिए किसी का कोई नाम नहीं है, ठीक है, उसने पहले से अपने नाम बोल रखे हैं, बोल रखे समझते हैं, मतलब उसने अपने नाम कमाया ही नहीं है, कोई उसको पहचानता ही नहीं, तो मानहानि कितनी होगी, थोड़ी सी। लेकिन अगर किसी का ऊंचा नाम है तो मानहानि ज़्यादा होगी। तो ऊंचा फॉर 49, नाम फॉर 9, 49 और 9 यानी 499। तो याद रखिएगा धारा 499 में मानहानि की परिभाषा का वर्णन है, और इसका जो दंड है उसका वर्णन है धारा 500 में, ठीक है। इसके जस्ट बाद दंड क्या होता है, तो 2 साल की कैद प्लस जुर्माना होता है मानहानि के दंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारे सामने अगला है धारा 509। इसमें वर्णन है ऐसे शब्द जो अनादरित करें, मतलब कि महिलाओं को गलत इशारे करना, या फिर अश्लील कॉल करना, अश्लील पत्र देना, ये सब, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझिए कि मान लीजिए कोई कॉल करता है या फिर पत्र देता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सामने होगा तो पिट जाएगा, और दूर है तो बच जाएगा, ठीक है। कॉल कर रहा है, दूर से कर रहा है तो बच गया मान लीजिए। और अगर वह पास में है तो जाहिर सी बात है गलत गलत इशारे अगर कर रहा है तो महिलाएं क्या बोलेंगी, पास आओ ना तब बताऊं तुमको गधे कहीं के। जाहिर सी बात है मैंने गधा बोल के गधों का जो है अपमान कर दिया है, गधे नहीं होते वो, गधे से भी बदतर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात फिलहाल इतनी हो रही है कि महिलाएं यही बोलेंगी कि पास आओ ना तब बताऊं तुमको, ठीक है। पास आओ ना, पास फॉर 5, आओ फॉर ओ, और ना फॉर 9, यानी 509।
तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि धारा 509 में किस चीज़ का वर्णन है, महिलाओं को गलत गलत इशारे करना, अश्लील कॉल या फिर अश्लील पत्र देना। ठीक है, तो इस चीज़ का अपराध का वर्णन इसमें है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईपीसी के लास्ट धारा की, जो है 511। इसमें वर्णन है अपराध के प्रयत्न का। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मुझे लगा नहीं था कि मैं आईपीसी की धारा को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पूरा करवा पाऊँगा। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, तो वो मैंने बनाई थी आपकी महिलाओं से संबंधित अपराध की। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 धाराएँ थी, तो उसको मैंने किसी प्रकार से किया था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसकी ट्रिक पूरी बना पाऊँगा। लेकिन आप सबके सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया है, जबकि ये मुझे भी याद हो गई हैं, उम्मीद है आपको भी याद हो गई होंगी। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि ये चीज़ कभी ना भूले, क्योंकि आपको पता है ये आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद करना है अगर 511 को, तो इसमें लिखा हुआ है अपराध का प्रयत्न। अब अपराध का प्रयत्न तभी पता चलेगा जब कोई बंदा पकड़ा जाए चोरी करते हुए या फिर कोई भी काम करते हुए, है ना। अगर चोरी करके निकल गया तो अपराध तो हो गया, प्रयत्न नहीं किया, उसने कर लिया वो काम। ठीक है, तो अगर कोई पकड़ा जाए तभी पता चलेगा कि उसने अपराध का प्रयत्न किया है। तो पकड़ा जाए, ठीक है, यानी पकड़ा जाना जरूरी है। पकड़ा जाना जरूरी है तो पकड़ा फॉर 5 और जाना जरूरी है तो जाना फॉर 11, 511। वैसे मैं पकड़ा नहीं बोलता, मैं पकड़ा बोलता हूँ। ठीक है, याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पकड़ा जाना जरूरी है, तो आप भी 2-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। तो धारा 511 में किस चीज़ का वर्णन है, अपराध के प्रयत्न का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आईपीसी की सभी धाराओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। तो